नमस्कार सभी स्टूडेंट्स जो राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और जो कोई तैयारी भी नहीं कर रहे हैं और सभी अभिभावकगण, हर समुदाय के व्यक्ति चाहे वो शिक्षित है या अशिक्षित है, आपको अपने अधिकारों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आज जो सबसे ज़्यादा आपराधिक मामले आ रहे हैं वो महिला और बाल अपराधों के आ रहे हैं। तो मैं आपको पहली वीडियो में महिलाओं से संबंधित जो आईपीसी के तहत धारा 354 का अर्थ बताया था, उनका आशय बताया था। उसके 354 के भी ए, बी, सी, डी ये कुछ खंड बताए थे। तो आज हम इस पर खुल करके चर्चा करेंगे कि 354 कहता क्या है। स्त्री की लज्जा को भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना। अब ये हमले जो हैं वो उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले भी हो सकते हैं, उसके जो शारीरिक अंग हैं उनको पहुंचाने वाले भी हो सकते हैं, उसके मानसिक रूप से उसको प्रताड़ित करने वाले भी हो सकते हैं और समाज में उसकी जो उसका स्थान है उसको भी कम करने के हो सकते हैं। तो आज हम देख रहे हैं कि हमारे देश में महिला और पुरुषों में समानता लाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, लेकिन फिर भी आज ये आपराधिक मामले क्यों बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने कल कहा था, कल की वीडियो में, कि राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस से संबंधित ये जुड़ा हुआ है अपराधों से संबंधित मामला। क्राइम जो है उसका सबसे पहले विवरण हमें पॉलिटिकल साइंस में ही मिलता है। वहाँ मनुस्मृति में, जो हमारे भारत में सबसे पहले मनुस्मृति के आधार पर नियमों को, लॉ एक्ट को देखा गया, वो स्पष्ट होते हैं। तो उनकी चर्चा हम पॉलिटिकल के वीडियो में करेंगे, जिसका मैं कल शुभारंभ करूंगा। तो इस वीडियो को देखने वाले हर स्टूडेंट और हर गार्जियंस, हर महिला, हर बहन बेटी से मेरा आग्रह है कि आज अपराध की प्रकृति को सबसे पहले समझना आवश्यक है कि धारा 354 अपराध कैसा है। तो हमारे कानून में, लॉ में, इसे संज्ञेय और गैर जमानती अपराध माना गया है। संज्ञेय का मतलब होता है जघन्य, गंभीर मामला माना गया है, जिसमें दंड यानी सजा वो
न्यूनतम 1 वर्ष और अधिकतम 5 वर्ष रखी गई है। लेकिन अधिकार में ये शब्द आया संघीय और गैर जमानती, इसलिए अधिकारों की प्रकृति, कितने प्रकार के अपराध होते हैं, ये हर राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे स्टूडेंट, हर महिला को जानना आवश्यक है। एक होता है हमारा जमानती अपराध, बेलेबल ऑफेंस, बेलेबल क्राइम। इस ऐसे क्राइम में उन अपराधों को रखा गया है जिन की प्रकृति गंभीर नहीं हो और उनका जो है पुलिस थाने में जो है, जिसे कोतवाली कहते हैं, तो वहां पर ही जमानत लेकर के और उसे निर्देश देकर के छोड़ दिया जाता है। तो ऐसे अपराधों के अंतर्गत जमानती अपराध आते हैं। एक होते अजमानती अपराध, नॉन बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल क्राइम। तो ऐसे अपराध जिनमें एक जो है निरीक्षक, पुलिस निरीक्षक अपने जब निरीक्षण कर रहा होता है, इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है, तो उस समय वो उसमें उस मामले में या उस सीआरपीसी या आईपीसी के तहत में अगर ऐसी धारा लगी हुई है उस अपराध में, तो अजमानती, उसका जमानत नहीं ले सकता वो, तो वो अजमानती अपराध कहलाता है। अब गैर जमानती अपराध, जिसमें चाहे आप निम्न से निम्न न्यायालय में और उच्च से उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, अब यहां हमारे राज्य की बात कर रहे हैं तो हमारे 2 ही न्यायालय हैं, एक निम्न और एक उच्च हाई कोर्ट। तो अगर उस ऑफेंस का, उस क्राइम का पुलिस जो है जमानत नहीं ले सकती और ऐसा अपराध बन जाता है, वो ऐसी अपराध की श्रेणी में आता है जिसकी जमानत मजिस्ट्रेट, दंड नायक जो है उसके विवेक पर निर्भर करता है। तो निम्न न्यायालय में तो उसकी जमानत ली नहीं जा सकती, उच्च न्यायालय में उसके लिए हमें रिट लगानी पड़ती है, सुनवाई करनी पड़ती है। ऐसे अपराध की श्रेणी में आता है धारा 354 का अपराध, स्त्री की लज्जा को भंग करना या उसकी गरिमा को, उसकी शर्म और हया को अगर कोई व्यक्ति गिराता है, भंग करता है, तो वो संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा गया है, जिसके तहत इन्वेस्टिगेटर, निरीक्षक बिना वारंट के भी उसको गिरफ्तार कर सकता है। अब आता है असंज्ञेय अपराध, ऐसे अपराध जिनमें इन्वेस्टिगेटर को जो है अपराधी को पहले चेतावनी देनी पड़ती है, लिखित में एक सूचना देनी पड़ती है, वारंट देना पड़ता है, बिना वारंट के उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। एक निश्चित समय अवधि के लिए उसे सचेत किया जाता है कि आप या तो थाने में आए या इतने समय के अंतर्गत अपनी जमानत करवा लें। एक देखिए शमनीय अपराध आता है। ऐसे अपराध, अब देखो अपराध घटित होता है 2 समूह या 2 व्यक्तियों के आपसी विवाद पर।
तो वहां अगर दोनों पार्टियां हैं और मामले को, अपराध के स्तर को अगर मिल बैठ करके सुलझाया जा सकता है राजीनामा करके कि अब ऐसी घटना या ऐसा क्राइम नहीं होगा, चाहे वो न्यायालय हो या पुलिस हो या फिर आपके प्रधान जो है मुखिया हो, तो ऐसे अपराध जो है शमनीय अपराध के श्रेणी में आते हैं। एक होते हैं अशमनीय अपराध। ये अपराध जो है वो जिनमें राजीनामा ना तो रिट करता, परिवाद करता और एक जो जिसके खिलाफ परिवाद प्रस्तुत किया गया है, वो दोनों ही बिना तथ्य की संपूर्ण जानकारी के कि क्या सत्य है, वो जो है जमानत राजीनामा नहीं कर सकते बिना कारण बताए। ऐसे अशमनीय अपराध के मामले में आते हैं। एक होता है शमन मामला। अब ऐसी कैटेगरी जो अपराध की बनाई गई है वो जैसे 2 वर्ष का जिनमें कारावास का प्रावधान है, 2 इयर्स का, तो ऐसे मामले या आपराधिक मामले शमन मामले या समन अपराध की श्रेणी में आते हैं। समन अपराध की श्रेणी में आते हैं जिनमें 2 वर्ष का सजा का प्रावधान है, दंड का प्रावधान है। एक आता है आपका वारंट मामला, जिसमें या वारंट अपराध जिसमें 2 वर्ष से अधिक सजा का प्रावधान रखा गया है, ऐसे मामले फिर वारंट अपराध के अंतर्गत आते हैं। तो अभी अपन ने अपराध की प्रकृति देखी, लेकिन अब जो वास्तव में विधि यानी लॉ की जानकारी प्राप्त करना चाहता है, उसे पहले लॉ की परिभाषा समझनी होगी। तो मानव के व्यवहार के औचित्य व अनौचित्य को निर्धारण करने के लिए राज्य, देश या समाज द्वारा जो नियम बनाया जाता है, जो एक लिखित नियम बना दिया जाता है, वो क्या कहलाता है? विधि या कानून या लॉ। अब विधियां भी हमारी 2 श्रेणियों की होती हैं, यानी लॉ भी एक तो होता है मौलिक अधिकार, मौलिक विधि। इसमें अधिकार और कर्तव्य कि हमारे क्या अधिकार हैं राज्य के प्रति या देश के प्रति, और क्या कर्तव्य है जो हमें निभाने चाहिए, जिससे हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे राज्य में हर व्यक्ति को समानता का अधिकार मिले। तो ऐसी जो कानून बनाए गए हैं, हे भावना से नहीं देखा जा सके और किसी में हीन भावना उत्पन्न नहीं हो, वो जो कानून बनाए गए हैं वो हमारी आईपीसी के तहत रखे गए हैं। अधिकार और कर्तव्य जिनकी परिभाषाएं दी गई हैं वो मौलिक विधि के अंतर्गत आते हैं। एक प्रक्रिया विधि जिनसे अधिकार, मनुष्य के अधिकार और कर्तव्यों की प्रक्रिया
किस तरीके से वो प्रोसेस से होते हैं निर्मित, उनके लिए जो नियम बनाए गए हैं वो प्रक्रिया विधि, ऐसे लॉ हमारे प्रोसेसिंग लॉ कहलाते हैं। अब देखिए लॉ के टाइप्स यानी विधि के प्रकार। एक प्राकृतिक विधि, प्रकृति में प्रकृति हमको बहुत सारी चीजें प्रदान करती है और प्रकृति के जरिए ही एक व्यक्ति नैतिकता और नीति के बारे में जानता है और उस सब्जेक्ट को फिर नीति शास्त्र के नाम से जाना जाता है। तो चाणक्य जो थे वो नीति शास्त्र के सबसे बड़े ज्ञाता थे। देखा होगा आपने इतिहास में कि अशोक मौर्य को उन्होंने किस तरीके से और पूरे देश का राजा अपनी नीतियों से घोषित करवा दिया। एक धार्मिक विधि मान्यता और सामाजिक प्रथा जो चली आ रही हैं उनके आधार पर कि ये तो बहुत जरूरी है, इसका आचरण करना तो जरूरी है मनुष्य के लिए, हमारी सभ्यता संस्कृति के लिए, वो धार्मिक मान्यता और सामाजिक प्रथाओं के आधार पर जो नियम हैं, जैसे मुस्लिम लॉ, हिंदू लॉ, वो धार्मिक विधि के आधार के अंतर्गत आते हैं। एक आदेशात्मक विधि, ऐसे लॉ जो राज्य के द्वारा या हमारे केंद्र के द्वारा आदेशात्मक होते हैं, ऑर्डर देते हैं कि ये अगर आपको इस राज्य में निवास करना है तो इन नियमों का, इन लॉ का फॉलो करना पड़ेगा, अनुसरण करना पड़ेगा। एक संवैधानिक विधि जो राज्य और केंद्र, क्योंकि हमारे देश में एक गहरी नागरिकता है, तो सबसे पहले हम किसी राज्य के निवासी होने से पहले या किसी स्थानीय स्थान पर निवास करने, अपना परिचय देने से पहले ये कहते हैं कि हम भारतीय हैं, वी आर इंडियन, और गौरव भी महसूस करते हैं। वो किसके कारण करते हैं? क्योंकि हमारे संविधान में एक गहरी नागरिकता का प्रावधान रखा गया है। हमारे संविधान में, मैंने पहले भी बताया था कि हमारा देश प्रजातांत्रिक देश है, प्रजातांत्रिक देश है, जिसमें जनता के द्वारा शासन किया जाता है। तो आज आपने इस वीडियो में देखा कि हम महिलाओं के अपराध धारा के बारे में, आईपीसी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन इससे पहले इनको और इनके जो खंड हैं धारा के, उनको समझने से पहले आज इस वीडियो में मैंने आपको अपराध की प्रकृति बताई और विधि के प्रकार बताए। अब देखिए, आपने जर्नली में 3 शब्द जो आपको गौर करने हैं, आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, ये मुझे कि मैंने आज आपको कैसे टॉपिक समझाया।
तो उसमें मैं जो प्रश्न रख रहा हूं कि आप अगर न्यायालय में जाते हैं या किसी एडवोकेट के पास जाते हैं तो आप ये देखते हैं कि ये फौजदारी या दीवानी मामले का वकील कौन सा है, एडवोकेट को नॉलेज है या नहीं। तो दो प्रकार के हमारे केस हुए, एक फौजदारी एक दीवानी। अब तीसरा जो, चूंकि हमारे देश में जमींदारी प्रथा थी और जमींदारों का हमारे देश में भूमियों पर शासन था, तो वो प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया। अब जमीन से संबंधित जो मामले आते हैं वो रेवेन्यू मामले होते हैं। तो जहां 3 तरीके के मामले हैं तो वहां मजिस्ट्रेट यानी कार्यपाल दंडनायक जो सजा का आदेश करता है, प्रसंज्ञान लेता है, तो ये लॉ कर रहे स्टूडेंटों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैं इस वीडियो का यही समापन करता हूं। धन्यवाद। अगली वीडियो में आप मैथ देखेंगे आपके प्रिय सर जय वशिष्ठ से। धन्यवाद।